और जनता में काफ़ी नाराज़गी इसलिए भी है कि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी काफ़ी हद तक चुप्पी साधे हुए हैं। प्रियंका गांधी लगातार हर मुद्दे पे आवाज़ भी उठा रही हैं और लखीमपुर खीरी और जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं वहाँ पहुँच भी रही हैं और लोगों से राब्ता कायम कर रही हैं। प्रियंका गांधी लगातार हर मुद्दे पे आवाज़ भी उठा रही हैं और लखीमपुर खीरी और जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं वहाँ पहुँच भी रही हैं और लोगों से राब्ता कायम कर रहे हैं। आपको बता दें, अगर आज़म खान साहब भी हर इलेक्शन में हुआ करते थे, इस बार वो भी नहीं रहेंगे, तो आज़म खान साहब की कमी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचा सकती है कि नहीं? आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ उत्तर प्रदेश ज़िला आज़मगढ़ के कस्बा सरायमीर में। आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इसरार अहमद साहब, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और आज़मगढ़ के समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनमें से एक हैं। और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि निज़ामाबाद से प्रत्याशी भी इस बार उतारे जाएंगे और निज़ामाबाद की सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस्तकबाल है इसरार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो हम ये जानना चाह रहे हैं, आपसे करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में जिस तरीके से हर ज़िले से घटना पे घटना सुनने में आ रही है और जनता में काफ़ी नाराज़गी इसलिए भी है कि आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी काफ़ी हद तक चुप्पी साधे हुए हैं। अभी भी ये बताना पड़ेगा कि चुप्पी साधे हुए हैं? अब तो मेरे समझ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ज़्यादा कोई नहीं निकल रहा है, कोई दौड़ नहीं रहा कि कोई हर मसले पे वो खड़े भी हो रहे हैं। हर मसले पे समाजवादी पार्टी का वर्कर भी जिला वाइज खड़ा हो रहा है, हर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी लगातार हर मुद्दे पे आवाज़ भी उठा रही हैं और लखीमपुर खीरी और जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं वहाँ पहुँच भी रही हैं और लोगों से राब्ता कायम कर रही हैं। लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी जिस दिन पहुंची थी उससे एक दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे। आपको पता भी है, उनको घेराबंदी करके रोका गया, हम लोग भी जिले पे धरना प्रदर्शन किए गए, तब छोड़े गए। और लखीमपुर खीरी की लड़ाई अखिलेश यादव खूब अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और किसान जान चुका है कि 10 महीना बैठने के बाद भी ये सरकार के कान तक जो नहीं आवाज़ पहुंच रही है। अब सरकार बदलने के बाद ही अखिलेश यादव इसका कुछ कर सकते हैं। क्या इसरार साहब आप मानते हैं जो किसानों का भारी तादाद में आंदोलन पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में हो रहा है, तो इस बार बीजेपी सरकार को हटाने में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि इस बार बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो रहा है, तो क्या किसानों का ये जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा होगा 22 के इलेक्शन में? आपको पता होगा, जब से हम राजनीति में आए हैं तब से समाजवादी पार्टी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी रहे, चाहे अखिलेश यादव जी रहे, हमेशा हम लोग पश्चिमांचल में कमज़ोर रहते थे। लेकिन किसान की लड़ाई बीजेपी को वहाँ से एकदम जीरो बना दिया। इसका प्रमाण है कि बीजेपी अब जान चुकी कि पश्चिम से हम एक सीट भी नहीं पाने वाले हैं, पूर्वांचल पे फोकस बनाए हुई है। अभी का प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, कल योगी जी आ रहे हैं आजमगढ़ में। इन लोग फोकस बना रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल वाले पहले से भी जानते हैं कि ये लोग धोखेबाज हैं, हम इनके धोखे में फंसने वाले नहीं हैं। हम सच्चे सिपाही, जो सच्चा सेवक है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मन बनाया है और रहेंगे भी, और पूर्वांचल की सीट भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार के इलेक्शन में इसरार साहब काफ़ी कुछ चीज़ें अलग थलग हैं। आपको बता दें, अगर आज़म खान साहब भी हर इलेक्शन में हुआ करते थे, इस बार वो भी नहीं रहेंगे, तो आज़म खान साहब की कमी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचा सकती है कि नहीं? आज़म खान साहब की कमी तो रहेगी, लेकिन एक एक बंदा, एक एक कार्यकर्ता आज़म खान बन के इस चुनाव में कूदेगा और चुनाव लड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये इसरार साहब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के मौजूदा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी का एक लखनऊ से एक बयान तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार आपको चाहिए या राम मंदिर बनाने वाली सरकार चाहिए? तो क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमेशा से जातवाद को लेकर वोटिंग होती रही है और सियासी पार्टियाँ हमेशा से एक धर्म को चोट पहुँचाकर अपनी सियासत करती रही हैं, तो उनके बयान पे आप क्या कहना चाहते हैं और जातवाद की राजनीति को लेकर आप क्या कहना अब तक तो इसी मुद्दे पे वो लोग सरकार में आए हैं। अब वो जान रहे हैं कि ये मुद्दा फेल हो रहा है, फिर इसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जान गई है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इतनी बड़ी आपदा आई थी, मंदिर भी बंद था, मस्जिद भी बंद थी। लोगों को हॉस्पिटल और शिक्षा की ज़रूरत है। ये सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे एकदम फेल रही है।
अब लोग जान चुके हैं कि ये लोग झूठे प्रोपोगंडे करके चुनाव लड़ते हैं। इनके प्रोपोगंडे पर विश्वास नहीं करेगी। अब ज़मीनी हकीकत पे चुनाव होगा कि कौन काम करने वाला है। और 5 साल का ये 4.5 साल की इनकी सरकार 5 साल के अखिलेश सरकार को दोबारा याद दिला रही है लोगों को कि अखिलेश यादव ही ऐसे थे कि जो हर काम को दिलचस्पी से और दिल से लगन से करते थे। आपको इसरार साहब एक सवाल और हमारा आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है कि तमाम पार्टियां अपनी सियासी ज़मीन तलाशने पे लगी हुई हैं और वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव जो अपने आप को और अपनी पार्टी को सेकुलर बताते हैं, लेकिन एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहते, सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस बार मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर या नहीं रखना चाहते या कोई नहीं रखना चाहता? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी सरकार बनने दीजिए, वो आपका जवाब मिल जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा कि नहीं होगा, सरकार बनने पे आपके सामने आ जाएगा। आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार मौजूदा जो हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, इसमें भ्रष्टाचार या करप्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं समझता हूँ कि अब इससे ज़्यादा तो किसी सरकार में नहीं बढ़ सकता जितना इनकी तो सीमाएं पार हो गई। बलात्कार चरम सीमा पे, लूट चरम सीमा पे, हत्याएं चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, झूठ चरम सीमा पे। बचा क्या है? ये सब खाली खोखली इनकी बातें रह गई हैं और कुछ नहीं रह गया। ये अंदर से टूट भी चुके हैं। आपने जो अभी कहा कि इन्होंने कहा कि कार सेवक पे गोली चलाना और अयोध्या मंदिर बनाना, ये इनके कमजोरी का सबब है कि इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अंदर से टूट चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं और जनता में एक संदेश जा चुका है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, समाजवादी की सरकार बनने जा रहे हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर इसरार साहब आप लोग मैदान में उतरेंगे? जैसे ये जो बीजेपी है, इन्होंने तो कोई वैकेंसी निकाली नहीं, कोई नौकरी दिया नहीं, कोई काम किया नहीं। हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम नौजवान पे काम करेंगे, हम छात्र पे काम करेंगे, हम किसान पे काम करेंगे। हम अपने मुल्क के, अपने प्रदेश के जितने लोग हैं, हम कन्या विद्याधन पे काम करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता पे काम करेंगे, हम लैपटॉप पे काम करेंगे। आज लॉकडाउन में जब बंद हुआ तो लॉकडाउन में लैपटॉप ही काम किया अखिलेश यादव का। और इनका इतना बड़ा झूठ दे लीजिए, हमारे वर्तमान जोगी जी ने कहा था, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, कि हम एक टेबलेट देके 1 GB देंगे, 1 GB डेटा देंगे कि लोग पढ़ने। क्या दिया इन लोगों ने? नहीं दिया। सिर्फ इनकी झूठी बातें होती, झूठे खोखले वादे होते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग न झूठा वादा करते हैं, न झूठी बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो कहेंगे वह करेंगे और जो नहीं कहते उसको भी करके बता देते हैं। 10 लाख नौकरी देने की अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं, देंगे। 3 यूनिट बिजली में माफ़ करने की बात कर रहे हैं, करेंगे। लोगों के कर्ज माफ़ करने की बात कर रहे हैं, करेंगे। लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, देंगे। इसमें कहीं से आपको ये नहीं मिलेगा कि हमारा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हैं, उनकी करनी कथनी में कोई अंतर आएगा। कहीं से भी करनी कथनी अंतर नहीं आएगा। क्या लगता है 2022 के असेंबली इंतखाब में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें पा सकती है आपके? भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम 350 सीट लेके आएंगे। तो भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, राजनीति ही कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता और अपनी जनता के बल पे ही बोल रहे हैं कि हम 350 लेके आएंगे। जब 350 लेके आएंगे तो फिर सरकार काहे नहीं बनेगी? और वहीं बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी पे ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार सिर्फ गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी में कोई गुंडा था ही नहीं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जब समाजवादी पार्टी में लेना था मुख्तार अंसारी को तो अखिलेश यादव जी ने नहीं लिया, अतीक अहमद को लेना था, नहीं लिया। बहुत से लोग ऐसे जो बाहुबली थे, रमाकांत यादव को नहीं लिए। लेकिन जब लोगों को ये लगा कि नहीं, इन लोगों का रहना जरूरी है, इनसे ही सरकार बन सकती है, तो फिर अखिलेश यादव भी मजबूर होकर ले रहे हैं कि आइए भैया, जब जनता आप ही को पसंद कर रही तो आप भी आइए। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या दे सकते हैं आप? इसरार साहब, एक सवाल और आपसे कि जो आप समाजवादी पार्टी का मेन बेस रहा है, जो मुसलमानों का वोट रहा है, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं वोटों पे सेंध लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए, मुसलमान कई बार जा चुका है इधर उधर और जाके देख भी चुका है कि अंजाम क्या होता है, हमारा हश्र क्या होता है। हमको इस्तेमाल तो लोग कर लेते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। आपको पता होगा कि बसपा से डम्पी साहब चुनाव लड़ रहे थे। आजमगढ़ का मुसलमान पूरा दीवाना था,
लेकिन फिर पलट के हाल चाल खैरियत लेने नहीं आए। 2009 में उलमा काउंसिल आई थी, मुसलमान से समाजवादी पार्टी या किसी कांग्रेस के किसी बहुजन के बारे में वोट मांगने की किसी हैसियत नहीं थी, उसका भी हसरा आपने देख लिया है। और हम लोग बचपना में सैयद शहाबुद्दीन साहब थे, उनकी एक आवाज़ पे पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हो जाता था, उनको भी आपने देख लिया है। और सही मायने में अगर इस मुल्क में अगर कोई कवायद था, हमारा रहबर था, तो डॉक्टर फरीदी मरहूम साहब थे। वह हिंदू मुसलमान सबको लेके चले, उसी तरीके पे, उसी पैटर्न पे समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान सबको लेके चलती है, किसी एक की पार्टी नहीं है। और सेकुलर देश है, सेकुलर देश में सबकी ज़रूरत है, सबको हमको साथ लेके चलना है। ये लोग भाजपा वालों को झूठा नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सही मायने में समाजवादी पार्टी जानती है, करती भी है कि सबका साथ सबका विकास। आखिरी सवाल इसरार साहब आपसे मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ये असेंबली इंतखाब होना है, तो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग बीजेपी को टारगेट करेंगे, तो कहाँ तक ये मुमकिन हो पाएगा कि जातवाद की राजनीति इस बार नहीं होगी और इस बार लोग विकास के मुद्दों को लेकर वोट देंगे? देखिए, जातिवाद रहा है और रहेगा, इसमें हट नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी में लोगों को वोट की बात है, मैंने बहुत नज़दीक से लोगों को टटोला है, ख़ास तौर से नौजवानों को, युवा किसी कास्ट का भी हो, वो अखिलेश को पसंद करता। आप टीवी चैनल चला रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, आप गांव में सर्वे भी कर रहे हैं, आप दलित बस्तियों में जाइए, नौजवान जो पढ़ा लिखा वो कह रहा है अखिलेश, पसंद अखिलेश। ठाकुर ब्राह्मण में भी जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो कह रहा है कि वो नौकरी मिलेगी तो उन्हीं की राज में मिलेगी। तो एक आशा होती है ना, आशा उम्मीद पर लोग जिंदा हैं, तो उस आशा पे कहीं पानी नहीं फिरेगा। सरकार बनेगी, सबकी आशा पूरी होगी और सबका अरमान पूरा होगा, सबका साथ सबका विकास, सही नारा हम लोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार साहब, हमसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपके ज़रिए हमको कुछ कहने का मौका मिला और हमारी बात लोग सुनेंगे और यकीन भी करेंगे कि हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग झूठे नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, ना घबराते हैं तीरों से, ना तलवारों से डरते हैं, ना घबराते हैं तीरों से, ना तलवारों से डरते हैं। हम समाजवादी हैं, हम अपने धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद साहब, जिनसे हमारी ख़ास और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत को लेकर तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। नाजरीन, आपको बता दें, इसरार अहमद साहब आजमगढ़ का एक जाना माना चेहरा समाजवादी पार्टी का, और ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि निज़ामाबाद सीट से इस बार अखिलेश यादव इसरार अहमद साहब को उतार सकते हैं, जिस पर आलम बदी साहब कई मरतबा मुसलसल कई बार विधायक भी रहे हैं। उस सीट से अब इसरार अहमद साहब चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों और मुख्तलिफ कस्बों का भी हम दौरा करेंगे और उत्तर प्रदेश की सियासत क्या कह रही है, आवाम क्या चाह रही है, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। मैं उमैर आज़मी यहीं पर आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगली एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, आजमगढ़। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं
तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com